हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड यानी कि PSEB का फिज़िक्स का सिलेबस। ठीक है, कि पिछली बार जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि स्टार्टिंग के अंदर टीचर्स ने ऐसे कुछ टॉपिक्स करवा दिए थे कि वो बाद में जाके कट हो गए। तो वो जो टाइम था जो यूटिलाइज हो सकता था उसको ऐसे ऐसे टॉपिक्स कट कर दिए गए थे जिनकी उम्मीद नहीं थी। तो वो जो टाइम था वो थोड़ा वेस्ट हो गया। लास्ट में जो सेशन कंप्लीट हो रहा था तो काम करवाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ा क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन जो हो गया था। सो बेसिकली आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, और यानी कि जब आपके स्कूल बंद है तब आप कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कर सकते हो जो आपके सिलेबस में 100% रहने वाले हैं। यानी कि आप अपने टीचर्स को सजेस्ट कर सकते हो कि हमें ये करवा दें, या जो भी टीचर्स वॉच कर रहे हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि पिछले साल के मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने भी कुछ ऐसे टॉपिक्स करवाए थे जो बाद में कट हो गए। सो इसी चीज़ को देखते हुए हम आज डिस्कस करने वाले हैं ऐसी कुछ चीज़ें जो कभी भी आपके +2 के सिलेबस में से निकलने वाली नहीं है। सो बेसिकली तो अगर हम बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न की, तो ये आपका थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। दैट इज 70 मार्क्स का एग्जाम आपका रिटर्न होता था वो सेम है, बट आपकी 20 मार्क्स का पहले प्रैक्टिकल होता था, 10 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट जाती थी, बट यहाँ पे अब 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल कर दिया और 5 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट कर दिए। वैसे तो ये 30 मार्क्स आपके स्कूल में से ही जाने होते हैं, दैट उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन कब होती है? जब आपका प्रैक्टिकल आपके स्कूल से बाहर होता है, यानी कि आपका प्रैक्टिकल का सेंटर आपका खुद का स्कूल ना होकर कोई और स्कूल होता है। तो उस केस में ये जो 25 मार्क्स हैं इनमें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। बाकी ये 5 नंबर जो आपके टीचर ने भेजने इंटरनल असेसमेंट के वो तो हमेशा पूरे ही जाते हैं, इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज +2 फिजिक्स का सिलेबस फॉर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। 3 घंटे का आपका पेपर होता है। ये इसकी मार्क्स स्कीम है, कितने रिटर्न होगा, कितने का प्रैक्टिकल है और क्या क्या होगा। सो बेसिकली टोटल हमारे पास 10 यूनिट्स होती हैं, 10 यूनिट होती हैं। ठीक है, अब क्या है ना कि पहली अगर मैं 4 यूनिट की बात करूँ 1 to 4, अब इसमें आप जंप नहीं कर सकते कि आप दूसरी पहले कर लो या आप तीसरी पहले कर लो या आप चौथी पहले कर लो, पहली को छोड़ दो। नहीं, आपको 1 by 1 मूव करना पड़ता है। अगर पहली 4 नहीं तो पहली 5 ही लगा लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक ऐसा ही चलता है। आप इस चीज़ को जंप नहीं कर सकते कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छोड़ दी, सेकेंड यूनिट मैग्नेटोस्टैटिक्स छोड़ दी, आप सीधे 3rd यूनिट पे जंप कर गए या 4th पे जंप कर गए या 5th पे जंप कर गए। थोड़ी आपको परेशानी देखने को मिलेगी। ठीक है, सो बेसिकली अगर बात करनी चाहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसी यूनिट है जो आप कर भी लोगे ना तो भी आपको नुकसान नहीं होने वाला। तो अगर आपने स्टार्ट करना है तो 101% मैं आपको बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से करिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली +2 का बेस होता है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपने पहले पढ़ी भी हुई हैं, जो आपको आगे हर चैप्टर में काम आएगी। यानी कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो मस्ट है कि करना ही है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट करने में कंप्लीट 1 मंथ का पीरियड लग जाता है, विद न्यूमेरिकल्स, विद थ्योरी, सारे आर्टिकल्स, डेरिवेशंस, कंसेप्ट, सब कुछ करने में 1 महीना कंप्लीट लगता है। अगर आप 40 मिनट्स का लेक्चर लेके चलते हो तो 1 आवर का लेक्चर होता है तो कम लग जाता है। 40 मिनट्स का लेक्चर अगर आपका होता है तो आप 1 महीना पूरा लगा के चलो। सो अब आप शुरू करोगे, आपकी नई क्लासेस शुरू हो जाती हैं, अप्रैल में स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब आप क्या करोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करना स्टार्ट करोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक करते करते आपकी मान लो मई आ गई या हाफ ऑफ मई आ गई, यानी कि आपने मान लो आपकी कोरोना के कारण 15 अप्रैल से कई स्कूल्स के अंदर क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो 15 अप्रैल से 15 मई तक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जब तक पूरा करोगे तब तक कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आपका गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूर आ जाएगा कि आपका सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं। 101% चांसेस हैं कि आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस होगा। एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, अभी अभी CBSE ने कुछ क्वेश्चंस का फॉर्मेट जो है वो चेंज कर दिया एग्जाम्स के अंदर। यानी कि पहले आपके क्या आते थे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते थे एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते थे। ऐसा कुछ आता था। ये 1 मार्क्स के, ठीक है, ये आपके 1 या 2 मार्क्स के होते थे, ये 4 मार्क्स के एंड लास्ट 5 या 6 मार्क्स में जो भी होता था ऐसा। बट अब CBSE ने थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर दिया है। उन्होंने ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड, यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड यानी कि जो आपके कॉम्पिटिशन्स के अंदर जो
जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो कंपटीशन की तैयारी करवानी है, यानी कि जैसे आपका यहाँ पे देखो, मैं आपको बोल दूँ कि कूलम्स लॉ बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यहाँ पे हम बात करते हैं। या नॉर्मली अगर मैं बात कर लूँ कि कूलम्स लॉ, ठीक है, किन पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होता है, लार्ज पार्टिकल्स के लिए, स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, या मीडियम रेंज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए। तो ये एक कंसेप्ट उनमें से निकाल के दे दिया। तो पॉइंट चार्जेस के लिए हमेशा कूलम्स लॉ जो होता है वो एप्लीकेबल होता है, बट ये चीज़ हम पढ़ते नहीं है। जब हमें करवाई जाती है तो हमारे टीचर्स क्या बोलते हैं कि कूलम्स लॉ में F प्रोपोर्शनल्स टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R² होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होती है। जब आप क्वेश्चन में जाओगे कूलम्स लॉ देखोगे, आपको खुशी होगी कि आपको पता है कूलम्स लॉ क्या है, बट वो क्वेश्चन ऐसा निकाल के देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। दैट आर नोन एज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो IIT JEE ट्रिपल के अंदर पूछे जाते हैं। सो अब CBSE ने किया तो पंजाब बोर्ड भी करेगा ही करेगा, तो आप उसके लिए भी तैयार रहो, क्योंकि पंजाब बोर्ड थोड़ा लेट जाके रिस्पॉन्स जो है वो देता है अपना। सो नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगी, आपको करनी ही करनी है। उसके बाद में यूनिट सेकंड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये सारी आप इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली चीज़ें इसमें करोगे। सेकंड यूनिट में आपकी आ जाती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी आपको करनी ही है। तो आपकी जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हुई, फर्स्ट यूनिट खत्म हुई, मूव टू द सेकेंड यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको करोगे, ठीक है। उसके बाद में थर्ड यूनिट में आपके पास आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। अब क्या करो, जब भी आप फर्स्ट यूनिट करते हो ना, फर्स्ट यूनिट के बाद में हमेशा थर्ड यूनिट पे जंप किया करो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स लगभग सेम है। वही इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, वही आपकी एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन है ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, काफ़ी सारी चीज़ें सेम सेम हैं। आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हमेशा ऐसे चीज़ों को कंपेयर कर करके पढ़ा करो, ठीक। उसके बाद में बात रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, ये तो नहीं कट होने वाला, बट ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल देता है। अब इसमें से पेपर आता है आपका 4 to 5 मार्क्स में आता है, ज़्यादातर कई बार 3 नंबर का ही पूछा जाता है, 3 to 5 मार्क्स के बीच में इसका पेपर आता है। तो इसको एक बार आप ऑप्शन में अंदर छोड़ दो, क्योंकि इसमें से क्या होते हैं, वही पेट क्वेश्चंस निकलते हैं, हर बार वही पेट क्वेश्चंस निकलते हैं। अगर आपको पता करना है कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको इसके 10 क्वेश्चंस लिखवा दूंगी, उनमें से ही आपका पंजाब बोर्ड का पेपर हर बार आता है, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द ऑप्टिक्स, इसको तो किसी हाल में भी मत छोड़ो, ऑप्टिक्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें से आपका 14 to 15 मार्क्स का पेपर आता है, 14 से 15 नंबर का पेपर एक अकेली इस यूनिट में से आता है, ठीक है। तो ये नहीं छोड़नी आपने, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेव ऑप्टिक्स, ये सारा आपने करना है। अब क्या होता है कि डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसमें से आर्टिकल्स जो हैं वो कट होने के चांसेस रहते हैं, तो इसको शुरू करने का पंगा मत लेना, ना ही एटम और न्यूक्लियाई में लेना, क्योंकि ये सेम आपका चैप्टर किसमें है, केमिस्ट्री में होता है। तो कई बार बोर्ड क्या करता है, उसको रिड्यूस कर देता है, क्योंकि ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो 7th यूनिट में से भी आर्टिकल्स कम होते हैं, 8th में से भी कम होते हैं। बची बात 9th की, 9th में भी कम होंगे आपके आर्टिकल्स, ठीक है। 9th और 10th तो उन्होंने ख़त्म ही कर दी, तो 9th में से भी कम होते हैं। 9th वैसे अगर देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, बहुत अच्छी यूनिट है। तो आप बेसिकली 5th जो है, ठीक है, अगर मैं आपको बड़े बड़े में बताऊं, 5th यूनिट, 7th यूनिट, 8th यूनिट और 9th यूनिट को एक बार मत करता। इनमें से मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स जो हैं वो कट होने के चांसेस रहते हैं। सबसे पहले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर लो, उसके बाद में मैग्नेटोस्टैटिक्स स्टार्ट कर लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी उसके बाद में स्टार्ट करना, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बाद में स्टार्ट करना। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जान लो, फिर आप मैग्नेट के बारे में जान लो, उसके बाद में आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आना। फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट, तो उसके बाद में आप आ सकते हो। अब बात रहेगी फाइल की। फाइल में बेसिकली क्या होता है, मैं आपको सीधा बताती हूँ। ये आपको एक सेक्शन लिस्ट दी हुई है, टोटल आपने क्या करने होते हैं, 10 प्रैक्टिकल्स अपनी फाइल के अंदर लिखने होते हैं अकॉर्डिंग टू द बोर्ड, या अकॉर्डिंग टू जो भी हम बोलते हैं। तो हम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 12 जो है वो लिखवाते हैं। तो उसमें यहाँ पे क्या होता है कि सेक्शन O, A और B आप क्या कर सकते हो,
5 या 6 प्रैक्टिकल्स, वैसे तो 6 प्रैक्टिकल्स यहाँ से उठा लेते हैं हम जैसे मैंने करवाए थे, और 4 प्रैक्टिकल्स हम उठा लेते हैं इसमें से, जिसमें से जिनर डायोड, पीएन जंक्शन और ये। तो 6 ऊपर से ले लो, 4 नीचे वाले से ले लो, 10 प्रैक्टिकल्स कर लो। एक्टिविटीज़ आपको कोई करनी जरूरी नहीं होती, एक आधी आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जैसे लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वगैरह जो भी होता है वट भी, तो इसकी ज़रूरत हमें ज़्यादा नहीं होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या करना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करिए, उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड वाली 3rd यूनिट जो इन्होंने दी है वो कीजिए, उसके बाद में 2nd यूनिट पे आइए, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, 3 यूनिट्स हो गए। उसके बाद में आप वो इंडक्शन वाले पे और उस पे जाइए, क्योंकि वो दोनों इंडक्शन वाले केस में आपके जो करंट है उसका काफ़ी काम जो है वो वहाँ पे होगा। ओके, सो ये था हमारा +2 का सिलेबस। मैंने आपको बता दिया कि क्या कम होने के चांसेस हैं। कट आर्टिकल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से भी होंगे, बट वो आर्टिकल आपको करने ही पड़ेंगे। मैंने पिछली बार ऑब्जर्व किया था कि 30% सिलेबस जरूर रिड्यूस हुआ था, बट कुछ ऐसे आर्टिकल्स रिड्यूस कर दिए थे जो मेरे को करवाने ही पड़े। क्यों? क्योंकि अगर मैं उनको नहीं करवाती तो अगले चैप्टर में बच्चों का काम नहीं होता। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका 5th, 7th, 8th और 9th में से जो आर्टिकल कटेंगे ना, उनको आप काट सकते हो, क्योंकि ये सारी की सारी क्या टोटली इंडिपेंडेंट यूनिट्स है। 5वीं का 7वीं से कोई लेना देना नहीं है, 7वीं का 8वीं से कोई लेना देना नहीं है, 8वीं का 9वीं से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं। हाँ, 6th आप करोगे, ये आपके आगे भी काम आने वाले हैं। तो अगर कोई आपको टीचर पहले करवाता है तो सबसे पहले स्टार्ट ही ऑप्टिक्स कर लो। ठीक है, ऑप्टिक्स में आप पोलराइजेशन एक बार के लिए छोड़ दो। ठीक है, पोलराइजेशन एक बार के लिए छोड़ दो, क्योंकि इसमें से आर्टिकल्स आपके कट हो जाते हैं, कई बार तो पूरा ही कट हो जाता है जैसे पिछली बार हुआ था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ +2 क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स जिससे आप फिजिक्स के अंदर मैक्सिमम मार्क्स जो है वो लेके आ सकते हो। उस वीडियो के अंदर जिन बच्चों ने कंप्लीटली सिर्फ पास होना है उनके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे, और जिन बच्चों ने गुड मार्क्स लेके आने हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इवन फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 भी आते हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप ले सकते हो। तो अगर उस वीडियो के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम्स के अंदर।